भैया बहनों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th में हिस्ट्री में चैप्टर वन में द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। इसके पहले भी इसी पाठ का कुछ हिस्सा पढ़ाया गया था। जो पढ़ाया गया था वो फ्रांसीसी क्रांति था और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है जीने का संघर्ष, द स्ट्रगल टू सर्व्यू, जीने का संघर्ष। जीने के संघर्ष के पहले उसके ऊपर बुक में एक चित्र बना हुआ है। चित्र में दिखाया गया है दो आदमी हैं, एक बैठा हुआ है और एक खड़ा हुआ है, हाथ में कुछ लिया हुआ है। जो बैठा हुआ है एक कुलीन व्यक्ति मकड़ा है, उसको कुलीन व्यक्ति बताया गया है, मकड़ा। और किसान मक्खी, किसान को मक्खी बताया गया है और कुलीन व्यक्ति जो बैठा है उसको मकड़ा बताया गया है। और सामने जो सामान रखा हुआ है बोरी में, उसके लिए कहा गया है शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। और सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नजर देखता तक नहीं। इस चित्र में दिखाया गया है और बताया गया है। और इसके लिए क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में है बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। इसमें है, इसी के बारे में नीचे दिखाया गया है जीने का संघर्ष, जीने का संघर्ष, द स्ट्रगल टू सर्व्यू। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज from about 23 million in 1750 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand for food grains. Production for grains could not keep pace with the demand, so the price for bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers bear complaint as laborers in workshop whose owners fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in price. So the gap
between the poor and the rich would not. Things became worse whenever direct uphill issued the harvest. This led to a substantial crisis. Something that occurred frequently in France during the old regime. जीने के संघर्ष में बताया गया है फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.1 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों ने मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और खराब हो गई या कोई ये बदतर हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, पैदावार कम हो जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। इसमें दिया हुआ है न्यू वर्ड्स, नए शब्द। जीविका संकट किसे कहते हैं? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम जिनका नाम मालूम नहीं। ये जो चित्र बनाया गया है उसको बताया गया है, ये चित्र 3 में दिखाया गया है, मकड़ा और मक्खी। एक अनाम उत्कीर्ण चित्र है, एक चित्र बनाया हुआ है, उसका नाम नहीं कुछ है, उसको अनाम कहा गया है। अनाम जिनका नाम मालूम नहीं। और फिर आपका अगला पॉइंट आता है ये ग्रोइंग मिडिल क्लास इंग्लिश and end to privilege उभरते मध्य वर्ग में विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। उसने जो कल्पना किया उसके ऊपर दिखाया गया, ऊपर सबसे ऊपर 1.2 में हाउ द सब्सटेंस क्राइसिस हैपेंस। ये है, इसमें खाने बने हुए हैं
और उसमें लिखा हुआ है जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। एक खराब फसल होती है, तो जब फसल खराब हो जाती है तो अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, तब महामारी फैलेगी, तब जीविका का संकट शुरू होगा। उसी में पॉइंट 1.3 में मत उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की है। उसी के बारे में बताया गया है इसमें। ये ग्रोइंग मिडिल क्लास individuals and in the privileges in the past, peasants and workers had participated in revolt against increasing tax and food scarcity, but they looked the means and programmed to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups with him, the third state, who had become prosperous and had access to education and new ideas. इस पैराग्राफ में बताया गया है, पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। वे जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। और फिर अगला पैराग्राफ आता है 18वीं सदी वाला। The 18th century witnessed to emergency of social groups termed the middle class, who carried their wealth through an impending oversized trade and harmed the manufacturers of goods such as woolen and silk, textiles that were either exported or brought by the richer members of society. In addition to merchants and manufacturers, the third state included provisions such as lawyers and administrative officials
all of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's schools, persons must depend on these merit. These ideas beings ये सोसाइटी passed on freedom and equal law and opportunities for all were put forward by philosophers such as Johann Locke and Jean Jasquet. Resources in his two treatises of government. Locke sought referred the distance of the divines and abolished right of the monarchs. Rousseau carried the idea forward, processing a form of government based on a social contract between people and their responsibilities in the spirit of the laws. इसमें आपने देखा 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्री प्राय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। वह सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जेन जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू
ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत। दार्शनिकों ने इस विचार पर काफ़ी हाउसों व सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुई और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। भैया बहनों, आप लोग इस पाठ को ध्यान से बुक से पढ़ना और बुक के अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर खोजना और एक बुक बैंक बनाना। इससे आपको अधिक जानकारी हो सके। अधिक से अधिक बुक को पढ़ना और फिर समझना और जो हम भेजेंगे उसको याद करना। लिखिएगा सुंदर राइटिंग में। थैंक यू, धन्यवाद।